हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस हिस्ट्री कोर्स, जिसको हम तमिलनाडु की क्लास 11 की बुक्स हिस्ट्री बुक से कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री वाला पार्ट कवर कर चुके हैं। क्लास 11 की हिस्ट्री हमारी कंप्लीट होने वाली है। ये मिडिवल हिस्ट्री का मराठास वाला चैप्टर चल रहा है। इसके बाद कमिंग ऑफ यूरोपियंस वाला एक चैप्टर आएगा। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मुग़ल एम्पायर के जो वीक सक्सेसर है, प्लस जो ब्रिटिशर्स के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, ब्रिटिशर्स ने अपना कैसे इस्टेब्लिशमेंट किया था, उनके जो अलग अलग वाइसराय गवर्नर जनरल आए थे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिडिवल हिस्ट्री का सबसे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है मराठास के बारे में, वो हम डिस्कस करते हैं। ये एक इमर्जिंग पावर कैसे बनकर आया था, इसमें कौन कौन था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मराठास जो थे वो मुगल्स के भी कंटेम्प्रेरी थे, साथ में वो ब्रिटिशर्स के टाइम उनके भी कंटेम्प्रेरी थे। मतलब मराठास के कॉन्फ्लिक्ट मुगल्स के साथ भी थे, औरंगज़ेब के साथ। औरंगज़ेब के टाइम पर मराठास एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, क्योंकि शिवाजी का जो बॉर्न हुआ था वो 1627 से 1680 तक था, तो वो औरंगज़ेब के टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि औरंगज़ेब की डेथ जो हुई थी वो 1707 में हुई थी। ठीक है, तो मराठा मुग़ल कॉन्फ्लिक्ट भी हुए थे काफ़ी सारे। फिर बाद में पेशवा और बाकी और जो मराठा चीफ्स आए थे, उनके कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटिश आर्मी से हुए थे, जिसकी वजह से एंग्लो मराठा वॉर्स होती है, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम पहले देखते हैं कि मराठा एम्पायर क्या है और ये कैसे बिल्डअप हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मेनली देखने वाले हैं राइज ऑफ मराठास, कैसे राइज हुआ मराठास का, और फिर शिवाजी कौन थे, उनकी लाइफ की क्या क्या अचीवमेंट्स हुआ करती थी, फिर शिवाजी ने क्या कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया मराठा एम्पायर के, और पेशवा कौन हुआ करते थे। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइज़ ऑफ दी मराठा से। इसमें क्या हुआ, मराठा का राइज़ होने का रीज़न बहुत सारे, ऐसा एक फैक्टर नहीं था जिसकी वजह से मराठा इमर्ज होकर आए थे, उसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स थे। 16th और 7th सेंचुरी के बीच में ये मेनली इमर्ज होकर आए थे। फिज़िकल एनवायरनमेंट जो था मराठा कंट्री का, उसने बहुत सारी पेक्युलर क्वालिटीज़ जो थी मराठास के अंडर में डाल दी। क्या क्या फिज़िकल एनवायरनमेंट था मराठास के, मतलब मराठा मतलब महाराष्ट्र वाला रीजन। ठीक है, महाराष्ट्र वाले रीजन में माउंटेनियस रीजन था, डेंस फॉरेस्ट था। इसकी वजह से उन्होंने जो मराठा के सोल्जर्स थे उनको ब्रेव सोल्जर बनाया। उन्होंने गौरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ की। वो ये जो वॉर के लिए टैक्टिक्स यूज़ करते थे उनको गौरिल्ला टैक्टिक्स बोला करते थे। गौरिल्ला टैक्टिक्स मतलब क्या करते थे, ये हाइट पे जाके फिर वहाँ से वॉर लड़ते थे, तो जो नीचे जो सेना होती थी वो ईजिली हार जाती थी, और ये कम लोग होकर भी क्या करते थे, वॉर में जीत जाते थे। ये मराठास की पहली टैक्टिक्स थी। अगर आपने वो मूवी देखी हो तान्हाजी, ठीक है, तान्हाजी में उन लोगों ने थोड़ी ही उनकी आर्मी थी तान्हाजी की, वो सारे फोर्ट पर चले थे, तो वो जैसे रोप का यूज़ करके फोर्ट पर चले थे। वो जो टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की थी उसको बोलते थे गौरिल्ला टैक्टिक्स। ठीक है, तो इसके वजह से थोड़ी सी आर्मी से वो बड़ी आर्मी को डिफीट कर देते थे। तो ये जो मेथड उनको कैसे आए, क्योंकि वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट ऐसा था, माउंटेनियस रीजन था, तो उनको माउंटेन्स चढ़ना ईजीली आते थे। डेंस फॉरेस्ट था वहाँ का, महाराष्ट्र वाले रीजन का, वेस्टर्न घाट की वजह से, तो डेंस फॉरेस्ट में भी वो ईजिली सर्वाइव कर लेते, इसलिए उनको ये सारी टैक्टिक्स जो थी उनके अंदर इनकलकेट हो गई थी। फिर उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्ट्स बनाए थे माउंटेन्स के ऊपर। तो ये रीजन था फिजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा रीजन था उनके राइज होने का भक्ति मूवमेंट। महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था उसके वजह से रिलीजियस यूनिटी लोगों में आ गई थी। उनको लगने लग गया था कि नहीं, मराठा हम यूनाइट रहेंगे, हमारा एक रिलीजन है। तो ये जो रिलीजियस यूनिटी वाली जो फीलिंग थी वो भक्ति मूवमेंट की वजह से आ गई थी। अब स्पिरिचुअल लीडर्स कौन कौन हुआ करते थे, तुकाराम, रामदास, बामन पंडित और एकनाथ। मैंने आपको भक्ति मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि नाम जो थे वो शिवाजी के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। ठीक है, एकनाथ के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि वो महाराष्ट्र में उन्होंने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो इन्होंने सोशल यूनिटी लोगों के अंदर फोस्टर की, मतलब लोगों को सोशल यूनिटी क्या होती है इस चीज़ के बारे में बताया। और पॉलिटिकल यूनिटी किसने कन्फर्ट कर ली थी, शिवाजी ने। तो सोशल यूनिटी में जो योगदान दिया वो किसने दिया, भक्ति मूवमेंट ने दिया। और उनके अंदर वॉर टैक्टिक्स इनकलकेट करने का काम किसने किया, वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट ने किया। और पॉलिटिकल यूनिटी का काम शिवाजी ने किया। ठीक है, इसके और
और दूसरा क्या रीजन है उनके राइज होने का, मराठास जो थे उनकी इम्पॉर्टेंट पोजीशन हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम में, जो डेक्कन सल्तनत थी, बीजापुर एंड अहमदनगर। हमने देखा था बहमानी किंगडम के बाद वो जो थी किंगडम पूरी डिसइंटीग्रेट हो गई थी 5 अलग अलग डेक्कन सल्तनत में। वो उनका नाम अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बैरार, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, ठीक है। और एक और थी उसका नाम भी आप बताइएगा, मैंने 4 आपको बता दिए। तो बीजापुर उनमें से मेन जो बीजापुर और अहमदनगर थी उनमें जो था एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम में इंपॉर्टेंट पोजीशन हेल्ड करते थे मराठास। इसके वजह से जो बहुत सारी मराठास इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हुआ करती थी, जैसे मोरेज हुए, निम्बालकर्स हुए, ये सारी इन्फ्लुएंशियल मराठा फैमिली हुआ करती थी। लेकिन जो रियल क्रेडिट है मराठा पावर को इस्टेब्लिश करने का वो किसके हाथ में जाता है, शाहजी भोसले और उनके बेटे शिवाजी के हाथ में जाता है, ठीक है। इन्होंने जो मराठा पावरफुल मराठा स्टेट डेवलप किया वो किसने किया था, शाहजी भोसले और उनके बेटे शिवाजी ने किया था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे शिवाजी के बारे में, लेकिन उसके पहले डिस्कस करने के पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं हम एम्पायर के बारे में देखेंगे कि कहाँ एम्पायर बिल्डअप हुआ था। देखो ये जो है ये है महाराष्ट्र वाला रीजन, यहाँ से मराठा पावर रोज करना स्टार्ट करेगी, धीरे 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 ऐसे करके पूरे यहाँ तक फैल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा मराठा एम्पायर बनेगा 1664 से लेके 1760 के बीच में, ठीक है। तो इतना पूरा रीजन जो था वो मराठास के अंडर में आएगा एक टाइम पे, ओके। देखो 1760 का टाइम है, मतलब इस टाइम वीक मुगल हुआ करते थे, तो मराठास जो थे उन्होंने मुगल्स को डिफीट करके टेरिटरी को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। 1759 में मराठा पावर इतना यहाँ तक पहुँच चुकी थी, ठीक है, ओके। इसके बाद एक और आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए जो मैंने बोला था कि ब्रिटिशर्स और मराठास के भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये जो ब्लू वाला सारा रीजन है वो किसके अंडर में था, मराठास के अंडर में था, ये ब्रिटिशर्स के अंडर में था। और ये जो पिंक वाला रीजन है ये किसके अंडर में है, मराठास के अंडर में, ठीक है। मराठा कॉन्फेडरेसी बनेगी, उनके अंडर में भी रहेगा। मराठा कॉन्फेडरेसी क्या होती है वो अभी हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं रफली ऐसा हो जाएगा। ये महाराष्ट्र वाला ये वाला पूरा रीजन जो है वो मराठा एम्पायर, इधर थोड़े बहुत राजपूत बचेंगे, ये मुग़ल एम्पायर में जो वीक सक्सेसर हैं। फिर बंगाल जो है वो एक अलग प्रोविंस बन के आएगा जिसको बाद में कौन कैप्चर कर लेगा, ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेंगे, वो वहाँ की कैपिटल बनेगी उनकी, ठीक है। सारा जो रूल होता है, सारी जो घटनाएं होती हैं वो बंगाल में होंगी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अच्छा एक और चीज़ जो मैंने अभी पढ़ाई आपको कि बीजापुर, गोलकोंडा और इसमें अहमदनगर नहीं है, ये रहा अहमदनगर, ठीक है। ये सारी जो थी जिससे जहाँ पर मराठास की इम्पोर्टेंट पोजीशन हुआ करती थी, ये डेक्कन सल्तनत है, बीजापुर, गोलकोंडा। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, बाद में भी दिखाऊंगी। ये कोंकण रीजन है, ठीक है। ये राजगढ़ फोर्ट है, ओके। यहाँ पे ये पूना की पोजीशन याद रखिएगा, ये सतारा, ये दोनों इंपॉर्टेंट सिटीज़ है मराठा एम्पायर के लिए, इनको याद रखिएगा। ये बेल्लौर और जिंजी, ये दोनों पोजीशन भी आप याद रखिएगा, इनको शिवाजी लास्ट में कैप्चर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी कौन थे, तो शिवाजी का जो टाइम पीरियड था वो था 1627 से 1680 के बीच में। अगर आपने मुग़ल एम्पायर वाला मेरा लेक्चर देखा है तो आप बताइए मुझे कि कौन से मुग़ल एम्पायर के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, कौन से 2 मुग़ल एम्पायर के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो सिवनेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1627 में। इनके जो फादर थे उनका नाम था शाहजी भोसले, इनकी मदर का नाम था जीजाबाई। बचपन में हम लोगों ने काफ़ी ऐसे लिखे हैं शिवाजी के ऊपर, तो उसमें आता है इनके जो फादर का नाम था शिवाजी भोसले, मदर का नाम जीजाबाई था। और इन्होंने इनहेरिट किया था जागीर ऑफ पूना, क्योंकि इनके जो फादर हुआ करते थे उनकी जागीर थी पूना में। तो अब इनके फादर की डेथ होने के बाद उनकी जो जागीर है वो शिवाजी को मिल जाती है, ठीक है। इनकी फादर की डेथ हो जाती है 1637 में, जब ये सिर्फ 10 ईयर्स के होते हैं। तो इनके फादर की डेथ के बाद इनके जो गार्डियन होते हैं वो होते हैं दादाजी कोंडा देव, जो इनको सब कुछ सिखाते हैं। लेकिन उनकी भी 10 ईयर्स के बाद डेथ हो जाती है 1647 में। तब शिवाजी को पूरा का पूरा जो फुल चार्ज होता है उनकी जागीर का वो अपने अंडर में लेना पड़ता है।
तब तक वो कितने चीज़ें कॉन्कर कर चुके थे, रायगढ़ वो कॉन्कर कर चुके थे, कोंढाना वो कॉन्कर कर चुके थे, तोरना वो कॉन्कर कर चुके थे फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। बीजापुर से इतनी टेरिटरी उन्होंने कॉन्कर कर ली थी, रायगढ़, कोंढाना और तोड़ना। ठीक है, कोंढाना के बारे में अगर आपको पता हो तो वो जो तान्हाजी मूवी बनी है वो कोंढाना फोर्ट के ऊपर ही बनी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार ही देखना। जस्ट वो मूवी इतनी अच्छी लोगों ने नहीं मानी, लेकिन ये जो हिस्टोरिकल मूवीज़ होती है ना वो आपको कनेक्ट करती हैं। ठीक है, आप अगर ये पढ़कर उस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें कनेक्टिव लगेंगी कि कैसे शिवाजी का क्या रोल था। ये सारी चीज़ें आप देखा कीजिए, आपको हिस्ट्री लर्न करने में मतलब काफ़ी मज़ा आएगा। फिर कोंढाना, ठीक है, तोरना, ये सारा बीजापुर से उन्होंने ले लिया था। फिर उन्होंने जो जावली था फ्रॉम अ मराठा चीफ चंदाराव मोरे, उससे भी कैप्चर कर लिया था। इसके वजह से ये जो शिवाजी थे वो मवाला रीजन के क्या बन गए थे, मास्टर बन गए थे 1657 में। फिर उन्होंने क्या किया था, बीजापुर किंगडम पे अटैक किया और वहाँ पे बहुत सारे जो हिल फोर्ट्स थे, कोंकण रीजन जो मैंने अभी मैप में बताया था, वहाँ के हिल फोर्ट्स के बहुत सारे फोर्ट जो थे वो कैप्चर कर लिए थे। ये रहा कोंकण रीजन, ठीक है, ये रहा बीजापुर सल्तनत, ये रही गोलकोंडा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अटैक किया था और ये कोंकण रीजन के जितने भी हिल फोर्ट्स थे वो इन्होंने कैप्चर कर दिए थे। देखो, मास्टर ऑफ मालवन रीजन, तो ये मालवन रीजन है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये मालवन रीजन है, ये सतारा है, ये पूना है, ये बेल्लौर है, ये बीजापुर है। ठीक है, और भी है, ये रहा जाबली फोर्ट, ये रहा। ओके, जो इसमें है ये राजगढ़ है। ठीक है, राजगढ़ का फोर्ट जो इन्होंने कैप्चर किया था। और जिंजी, तो ये है जिंजी। ठीक है, तो ये मैप आप देखते रहिएगा तो आपको क्लियरिटी रहेगी। चलिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सुल्तान थे बीजापुर के, उन्होंने अफजल खान जो थे उनको भेजा शिवाजी के अगेंस्ट में, लेकिन अफजल खान का मर्डर कर दिया गया शिवाजी के द्वारा 1659 में। 1659 के टाइम पर अफजल खान का मर्डर कर दिया शिवाजी ने। शिवाजी के जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे उसी के वजह से वो इतने लीजेंडरी फिगर बन के आए थे मराठा रीजन में। फिर बहुत सारे लोगों ने उनको ज्वाइन करा, उनकी आर्मी को ज्वाइन किया। फिर साथ में उनके कंटेम्प्रेरी मुग़ल एम्पायर कौन थे, औरंगज़ेब। उन्होंने क्या किया था, हमने मुग़ल एम्पायर वाले चैप्टर अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देखना, वहाँ जाके हमने ये डिस्कस किया था कि औरंगज़ेब पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे फोकस कर रहा था। फिर जब वो डेक्कन में आया तो उन्होंने जो डेक्कन सल्तनत थी उनको डिफ़ीट किया। उनको डिफ़ीट करने के वजह से मुग़ल और मराठास जो थे वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे। ठीक है, तो जो मुग़ल एम्पायर थे उन्होंने देखा, वो देख रहे थे कि मराठा पावर बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है शिवाजी के अंडर में। इसलिए उन्होंने जो मुग़ल गवर्नर था डेक्कन का, शाइस्ता खान, उसको भेजा शिवाजी के अगेंस्ट ने। शाइस्ता खान जो थे ना, उन्होंने शिवाजी को डिफ़ीट कर दिया। शिवाजी सफ़र्ड अ डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द मुग़ल फोर्स के वजह से शिवाजी हार गए थे और उसमें उन्होंने क्या लॉस कर दिया था, पूना लॉस कर दिया था। बट वापस से शिवाजी एक बोल्ड अटैक किया किसके ऊपर, शाइस्ता खान के ऊपर, जो उनका मिलिट्री कैंप हुआ करता था पूना में 1663। ठीक है, 1663 में वापस से क्या किया, उनके ऊपर अटैक कर दिया और उनके जो बेटे थे शाइस्ता खान के उसको मार दिया और जो शाइस्ता खान थे उनको घायल कर दिया था। ठीक है, ये जो डेयरिंग अटैक था इसके वजह से जो शाइस्ता खान थी उसकी प्रेस्टीज जो थी वो ख़त्म हो गई, इसलिए औरंगज़ेब ने उनको रिकॉल कर लिया। ठीक है, फिर 1664 में शिवाजी ने क्या किया, सूरत के ऊपर अटैक किया। ठीक है, अब सूरत क्या हुआ करता था, मुग़ल का बहुत इंपॉर्टेंट और चीफ पोर्ट हुआ करता था जिसको शिवाजी ने प्लंडर कर दिया। अब इस टाइम क्या किया, औरंगज़ेब ने किसको भेजा, राजा जयसिंह ऑफ आमेर। अब आमेर तो हमने पढ़ा था कि अकबर जो थे उनकी जो शादी हुई थी वो आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से हुई थी, इस वजह से मुगल्स के राजपूत के साथ रिलेशन अच्छे थे। तो जो राजा जयसिंह थे आमेर के, उनको भेजा गया शिवाजी के अगेंस्ट में फ़ाइट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की और वो जो पुरंदर का फोर्ट था जहाँ पे शिवाजी ने अपनी फैमिली को रखा था, अपने ट्रीजर मतलब अपने जो धन दौलत जो भी थी उनके पास उसको रखा था, उसके ऊपर अटैक किया राजा जयसिंह ने। तो फिर राजा जयसिंह अब
शिवाजी की फैमिली इन्वॉल्व थी, तो शिवाजी ने नेगोशिएशन कर लिए थे जयसिंह के साथ और ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की, क्योंकि पुरंदर फोर्ट के ऊपर अटैक किया था। तो जो ट्रीटी साइन होगी वो होगी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये कौन सी ईयर में साइन की गई? 1665 में। याद रखना, जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है वो कौन सी ईयर में साइन की गई है? 1665 में साइन की गई है। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग शिवाजी को अपने 23 फोर्ट्स जो थे वो मुगल्स को देने पड़े आउट ऑफ 35 फोर्ट्स। मतलब 23 देने पड़े आउट ऑफ 35। टोटल 35 फोर्ट थे, उसमें से 23 फोर्ट्स किसको देने पड़ गए? मुगल्स को देने पड़ गए। जो 12 फोर्ट बचे वो आप किसके अंदर में रहेंगे? शिवाजी के अंडर में रहेंगे, इस कंडीशन पे कि वो सर्विस देंगे और लॉयल रहेंगे मुगल एम्पायर के। लेकिन साथ में मुगल्स ने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि जो शिवाजी हैं उनको ज़रूरत, मतलब उनका जो होल्ड है वो बहुत ज़रूरी है बीजापुर किंगडम के कुछ पार्ट्स पे, क्योंकि मुग़ल एम्पायर्स का होल्ड वहाँ पे नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने, ठीक है, मुगल्स ने रिकॉग्नाइज़ किया कि जो बीजापुर किंगडम है उसके जो राइट है वो शिवाजी के हाथ में ही रहेंगे। लेकिन शिवाजी आस्क्ड टू एक्सटेंड हिम फ्रॉम दी पर्सनल सर्विस टू मुगल्स, पर शिवाजी ने मना कर दिया कि मैं अपनी कोई पर्सनल सर्विस मुगल्स के अंडर में नहीं करूँगा। इसके बदले में उनके जो माइनर सन थे संभाजी, उनको मनसब ग्रांट किया गया 5000 के। मनसबदारी सिस्टम जो अकबर ने स्टार्ट किया था, जिसकी रैंक होती थी 10 से लेके 5000 जो रैंक होती थी वो किसको दी जाती थी? नोबल्स को दी जाती थी। ठीक है सॉरी। फिर शिवाजी ने क्या किया? आगरा को विज़िट किया 1666 में। आगरा क्या हुआ करता था? गढ़ हुआ करता था मुग़ल एम्पायर्स का। बट जब शिवाजी विज़िट करने गए आगरा तो मुग़ल एम्पायर्स ने उनको क्या कर लिया? इम्प्रिजन कर लिया, मतलब कैद कर लिया। लेकिन वो एनी हाउ मतलब निकल गए, वो प्रिजन से बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने बहुत मिलिट्री प्रिपरेशन की 4 साल तक। उसके बाद उन्होंने अपनी वॉर स्टार्ट की अगेंस्ट द मुगल्स और वापस से जो सूरत पोर्ट था उसको प्लंडर्ड किया सेकेंड टाइम इन 1670। फर्स्ट टाइम पहले 1664 में किया था जब शाइस्ता खान को डिफीट किया था। अब वापस से 6 साल बाद 1670 में वापस से उन्होंने सूरत को प्लंडर किया और जो भी उनकी लॉस्ट टेरिटरीज थी उनको भी वापस जीत लिया। फिर 1674 में शिवाजी ने वापस से अपने आप को क्राउन किया, मतलब राजा डिक्लेयर किया एट द रायगढ़ फोर्ट में और टाइटल लिया छत्रपति का। ठीक है, अभी तक वो सिर्फ जागीरदार थे, अब वो क्या बन गए? छत्रपति। ठीक है, उसके अलावा फिर उन्होंने एक और एक्सपीडिशन की इनटू द कार्नेटिक रीजन एंड कैप्चर्ड जिंजी एंड वेल्लोर। जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, वेल्लोर एंड जिंजी, इन दोनों को कैप्चर कर लिया जो कि कार्नेटिक रीजन में आते थे। फिर उसके बाद वो रिटर्न आ गए फ्रॉम हिज एक्सपीडिशन और उसके बाद उनकी डेथ हो गई 1680 में। तो ऐसे 1627 से लेके 1680 तक किसका रूल रहा था? शिवाजी का लाइफ टाइम रहा था। जब उन्होंने रूल करना कब से स्टार्ट किया था? 1647 से लेके 1680। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर की डेट याद रखिएगा। उनके अगेंस्ट में कौन कौन आए थे? अफजल खान आया था, जो किसने भेजा था? बीजापुर किंगडम के रूलर ने भेजा था। और शाइस्ता खान जो औरंगज़ेब ने भेजा था। फिर औरंगज़ेब ने 2 लोगों को भेजा था, एक तो शाइस्ता खान को भेजा था, एक राजा जयसिंह ऑफ आमेर को भेजा था। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। और सूरत को 2 बार प्लंडर किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो गए उनके लाइफ के बारे में। अब शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। उन्होंने सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। किंग जो होता था वो पाइवोट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब किंग जो होता था वो सुपीरियर हुआ करता था, लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए कौन होते थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जिसको क्या बोला करते थे? अष्ट प्रधान बोला करते थे। हर मिनिस्टर जो था वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था? शिवाजी के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था। कितने मिनिस्टर थे? पहला जो था वो थे पेशवा, जो फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखा करता था। बाद में इसी पेशवा को क्या बना दिया था? प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। ठीक है, दूसरा था सर ए नौबत या सेनापति, जो मिलिट्री कमांडर हुआ करता था। तीसरा जो थे अमात्य, अकाउंटेंट जनरल हुआ करते थे। चौथे कौन हुआ करते थे? वक्नबीज हुआ करते थे। वक्नबीज मतलब जो इंटेलिजेंस को देखते थे, पोस्ट और हाउस होल्ड अफेयर्स को देखते थे। सचिव जो होते थे वो करस्पॉन्डेंस को देखते थे। सुमंत जो होते थे वो मास्टर ऑफ सेरेमनीज जो होती थी उनको देखा करते थे, उनको ऑर्गेनाइज किया करते थे। न्यायाधीश जो जस्टिस प्रोवाइड करते थे। पंडिता राव मतलब जो चैरिटी और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को देखा करते थे। तो ऐसे करके 8 मिनिस्टर हुआ करते थे किसके अंडर में? शिवाजी के अंडर में। ठीक है, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म जो था शिवाजी ने किया था
ऑन द प्रैक्टिस ऑफ डेक्कन सल्तनत, क्योंकि जो मराठास थे वो किसके अंडर में थे, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पोजीशन में किसके अंडर में थे, डेक्कन सल्तनत के अंडर में थे। तो वो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करते थे वो डेक्कन सल्तनत के बेस्ड पे करते थे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे पेशवा जो है, वो पेशवा एक पर्शियन टाइटल है, ठीक है। तो वो पेशवा जो वर्ड आया है मराठा एम्पायर में वो डेक्कन सल्तनत की वजह से आया है, ओके। अब जो रेवेन्यू सिस्टम था शिवाजी का वो मलिक आमिर ऑफ अहमदनगर के ऊपर बेस्ड था। जो अहमदनगर जो एक पूरी डेक्कन सल्तनत थी, वहाँ का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसी के बेस्ड पे शिवाजी का रेवेन्यू सिस्टम था। लैंड जो था उसको मेजर किया जाता था बाय मेजरिंग रॉड, जिसको बोलते थे काठी, उससे मेजर किया जाता था। और लैंड को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था। पहला था पैडी फील्ड्स, दूसरे थे गार्डन लैंड्स, तीसरे होते थे हिली ट्रैक्स, ठीक है। तो किन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था, तो 3 कैटेगरी थी, पैडी फील्ड, गार्डन लैंड्स और हिली ट्रैक्स, 3 फील्ड्स में डिवाइड किया जाता था। फिर उन्होंने ही रिड्यूस द पावर ऑफ द एग्जिस्टिंग देशमुख और कुलकर्णीज दोनों की पावर्स को डिक्रीज़ कर दिया था मराठास की वजह से, और इनको रेवेन्यू ऑफिशियल्स में इंक्लूड कर दिया था, जिसको बोलते थे कारकुन्स। तो कारकुन्स किसको बोलते थे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को बोला करते थे। अब ये 2 टैक्स कलेक्ट किया करते थे, एक तो होता था चौथ, एक होता था सरदेशमुखी। ये टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे मराठा किंगडम के अंदर में, और साथ में जो नेबरिंग टेरिटरीज होती थी जो मुगल एम्पायर और डेक्कन सल्तनत के अंडर में आती थी, उनसे भी ये जो टैक्सेस थे वो कलेक्ट किया करते थे। अब चौथ क्या होता था, चौथ होता था 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द मराठास इन ऑर्डर टू अवॉइड द मराठा रेड। मतलब मराठास जो थे वो अटैक ना करे गाँव के ऊपर, वहाँ पे रेड ना करे, उसको अवॉइड करने के लिए लोग क्या करते थे, ये चौथ दिया करते थे। मतलब 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एज अ टैक्स दिया करते थे मराठास को। सरदेशमुखी क्या होता था, सरदेशमुखी जो था एडिशनल लिबाय ऑफ 10%, मतलब चौथ तो आपको देना ही देना है, उसके साथ में सरदेशमुखी लगाई जाती थी, मतलब प्लस 10% टैक्स और आपको देना है उन लैंड्स के ऊपर जिस पे मराठास जो थे वो हेरिडिटरी राइट्स क्लेम किया करते थे। मतलब जिसके ऊपर हेरिडिटरी राइट्स था उनको चौथ प्लस सरदेशमुखी दोनों देना पड़ता था। मतलब 1/4 प्लस 10%, 1/10 वो भी देना पड़ता था। चलिए ऐसे करके ये टैक्सेस ये मराठा एम्पायर लिया करते थे। शिवाजी जो थे वो मैन ऑफ मिलिट्री जीनियस हुआ करते थे, ठीक है। उनकी आर्मी जो थी वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, रेगुलर आर्मी हुआ करती थी, 30 से 40 हज़ार कैवलरी होती थी उनके अंदर, जिसमें हवलदार्स हुआ करते थे, और उनकी फिक्स्ड सैलरी हुआ करती थी। 2 डिविजन्स थे मराठा कैवलरी में, एक हुआ करते थे बारगीर्स और दूसरा हुआ करते थे सिलाहदर्स, ठीक है। बारगीर्स क्या करते थे, इनको ये पेड बाय दी स्टेट, मतलब स्टेट इनको पे करता था, और जो सिलाहदार्स होते थे मेंटेन्ड बाय दी नोबल्स, जो नोबल्स होते थे वो मेंटेन किया करते थे, ठीक है। अब इन्फेंट्री जो थी उसमें मावली फुट सोल्जर्स होते थे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया करते थे, और शिवाजी की नेवी भी हुआ करती थी, क्योंकि जो मराठा एम्पायर था वो पोर्ट सिटीज़ में था, इस वजह से क्या था, इन लोगों की नेवी भी हुआ करती थी, ओके। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता था शिवाजी के टाइम पे, तो जो फोर्ट होते थे वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे मिलिट्री ऑपरेशंस में। क्योंकि शिवाजी के क्योंकि ये लोग गॉरिला टैक्टिक्स करते थे, तो फोर्ट जो थे वो पावरफुल टूल हुआ करते थे किसी भी आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर शिवाजी के रेन एंड होते होते अबाउट कितने फोर्ट इन्होंने कॉन्कर कर लिए थे, 240 फोर्ट्स। हर फोर्ट जो था वो किसके अंदर में रखा जाता था, 3 ऑफिसर्स के अंदर में रखा जाता था, तीनों की इक्वल रैंक दी जाती थी, प्रिकॉशन अगेंस्ट ट्रीचरी, कोई धोखा ना दे इस वजह से 3 इक्वल रैंक्स के ऑफिसर्स को रखा जाता था। शिवाजी जो थे वो एक कंस्ट्रक्टिव जीनियस थे, नेशन बिल्डर थे, उन्होंने अपनी पोजीशन जागीरदार से छत्रपति तक राइज कर ली थी, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मराठास को यूनिफाई किया, और एक बड़ी ग्रेट एनिमी हुआ करते थे मुग़ल एम्पायर के। मतलब जो मराठास जो थे, सारे मराठास को यूनिफाई करने का काम किसने किया था, शिवाजी ने किया था, और मुग़ल एम्पायर को टक्कर देने का काम, और उनके जो सबसे बड़े शत्रु हुआ करते थे मुग़ल एम्पायर के वो मराठास हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सारे जो मराठास थे वो डेयरिंग सोल्जर और ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, जिसमें शिवाजी जो थे वो सबसे बड़े डेयरिंग सोल्जर और ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। अब शिवाजी के सक्सेसर कौन थे, अब शिवाजी के 2 बेटे थे, ठीक है। एक तो थे संभाजी, ठीक है, और एक थे राजा राम। ये 2 शिवाजी के बेटे थे, ये एल्डेस्ट सन थे और ये
माइनर सन थे। अब तो शिवाजी के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, संभाजी और राजा राम उनके 2 बेटे थे। संभाजी जो थे वो विक्टोरियस होकर आए थे, बट उनको कैप्चर कर लिया गया था मुगल्स के द्वारा और एग्जीक्यूट कर दिया था। फिर राजा राम जो थे, उनके जो दूसरे बेटे थे, उन्होंने थ्रोन को सक्सीड किया, लेकिन मुगल्स ने उनको फ्ली करने मतलब भागने पे मजबूर कर दिया जिंजी फोर्ट। जिंजी फोर्ट मैंने आपको मैप में दिखाया था किधर आता है, वहाँ पर ये चले गए थे, यहाँ ये जिंजी फोर्ट, यहाँ पर राजा राम चले गए थे। ठीक है, फिर राजा राम के बाद क्या हुआ, जब ये राजा राम भाग कर वहाँ गए जिंजी फोर्ट, उस टाइम पे क्या हुआ, संभाजी के जो बेटे हुआ करते थे शाहू जी, संभाजी के जो बेटे थे शाहू जी, उनको मुगल्स ने कैप्चर कर लिया। ठीक है, शाहू जी को प्लस उनकी वाइफ दोनों को कैप्चर कर लिया मुगल्स ने और अपने वहाँ पर लेके चले गए। ठीक है, तो ये जो जिंजी फोर्ट था वहाँ पे चले गए राजा राम, और फिर डाइड एट सतारा, और राजा राम की डेथ हो गई सतारा में आके। फिर उनके जो माइनर सन थे, शिवाजी 2 बहुत छोटे थे उस टाइम पे जब राजा राम की डेथ हुई, और क्योंकि शाहू जी तो किसके अंडर में थे, मुगल्स के अंडर में थे, कोई और सक्सेसर बचा नहीं था, तो शिवाजी 2 जो थे वो अपनी मदर जो ताराबाई थी, मतलब राजा राम की जो वाइफ थी ताराबाई, उनके अंडर में उन्होंने सक्सीड किया। तो फिर नेक्स्ट रूलर जो थे वो शाहू जी बने। जब 1707 में औरंगज़ेब ने उनको रिलीज़ कर दिया, तब शाहू जी जो थे वो वापस से अपने पावर में आए। फिर हुज रेन द पेशवा रोज टू द पावर, क्योंकि जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उन्हीं की वजह से शाहू जी जो थे रिलीज़ हुए थे, और उन्हीं के वजह से रिकॉग्नाइज़ किया गया था उनको एज अ मराठा एम्पायर। तो जो पेशवा की जो पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो गई थी। अब ये पेशवा कौन थे, उनकी पावर कैसे राइज हुई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पेशवा थे 1713 से लेके 1818 तक इनका टाइम रहेगा। एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो पेशवास और ब्रिटिश आर्मी के बीच में ही होती है। पहले जो पेशवा बने थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, 1713 से लेके 1720 के बीच में इनका रूल था। बालाजी विश्वनाथ ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज ए स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल एंड बिकेम पेशवा इन 1713। 1713 में वो पेशवा बन गए थे, स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल की तरह उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था। पेशवा जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हुआ करती थी, और साथ में इसको हेरिडिटरी भी बना दिया था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के टाइम पे पेशवा जो थी बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल पोजीशन बन गई थी, साथ में हेरिडिटरी पोजीशन भी बन गई थी। एक क्रूशियल रोल इन्होंने प्ले किया था सिविल वॉर जो हो रही थी उसको फाइट करने में। तो फाइनली इन्हीं के प्रयासों के वजह से जो साहू जी थे उनको मराठा रूलर बना दिया गया था। इन्होंने बालाजी विश्वनाथ ने सारे मराठा लीडर्स का सपोर्ट लिया था शाहू जी को एज अ एम्पायर डिक्लेयर करने के लिए। फिर 1719 में बालाजी विश्वनाथ गॉट सर्टेन राइट्स फ्रॉम द मुगल एम्पायर फर्रुखशियार। 1719 में जो वीक सक्सेसर मतलब वीक मुगल एम्पायर था फर्रुखशियार, उसके सारे मुगल एम्पायर्स के बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह आए थे, फिर उनके बाद जितने अलग अलग रूलर्स आए थे उन्होंने उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, उनके वजह से ब्रिटिशर्स क्यों पावर में रोज हो गए थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्रुखशियार थे उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को कुछ राइट्स दिए थे, जिसमें पहला राइट था कि जो मुगल एम्पायर थे उन्होंने शाहू जी को एज अ मराठा किंग रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, ये पहला राइट मिला। दूसरा क्या मिला था, उन्होंने शाहू जी को अलाउ कर दिया था कि वो चौथ और सरदेश मुखी जो 6 मुगल प्रोविंसेस हैं वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कार्नेटिक एंड मैसूर रीजन। इन सारे रीजन से चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करने की परमिशन दिला दी थी बालाजी विश्वनाथ ने शाहू जी को। फिर आए थे बाजीराव वन। ठीक है, बाजीराव वन बालाजी विश्वनाथ के बड़े बेटे थे जो 1720 से 1740 तक रहे थे, और ये 20 ईयर्स की एज में आ गए थे। बहुत छोटी ईयर में इन्होंने पेशवाशिप ले ली थी। ठीक है, अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा। ये एल्डेस्ट सन थे बालाजी विश्वनाथ के। इन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया था एट द यंग एज ऑफ 20। तो याद रखिएगा 20 की एज में किया था, 1720 से 1740 तक 20 ईयर्स ही रूल किया था इन्होंने। ठीक है, जो मराठा पावर थी अपने पीक पर पहुंच गई थी पेशवा बाजीराव के टाइम पर। फिर उन्होंने क्या किया, एक कॉन्फेडरेसी सिस्टम जो था मराठा चीफ्स के बीच में वो इन्होंने स्टार्ट किया। इस सिस्टम में हर जो मराठा चीफ था उनको एक टेरिटरी असाइन कर दी थी और उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था ऑटोनोमसली। मतलब उसमें मराठा किंग अलग अलग कॉन्फेडरेसी, जैसे ग्वालियर में सिंधिया हुआ करते थे, इंदौर में होलकर हुआ करते थे, ये सारे ऑटोनोमसली ये लोग अपना रीजन को कंट्रोल करते थे।
तो इसके वजह से मराठा फैमिलीज़ जो थी वो प्रोमिनेंट हो गई थी और उन्होंने अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर ली थी अलग अलग पार्ट में इंडिया में। जैसे गायकवाड़ जो थे बड़ोदरा में, फिर भोसले जो थे वो नागपुर में, होलकर्स जो थे इंदौर में, सिंधियास जो थे ग्वालियर में, और पेशवास जो थे वो पुणे में। ठीक है, ऐसे ये सारी मराठा कॉन्फेडरेसी बन गई थी। फिर आए थे बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव ने अपने फादर पेशवा बाजीराव को सक्सीड किया था 19 ईयर की एज में। मराठा किंग जो थे शाहू की डेथ हो गई थी इन्हीं के टाइम पे 1749 में विदाउट इशू। फिर उनके जो नॉमिनेटेड सक्सेसर थे राम राजा, उनको पेशवा बालाजी बाजीराव ने कैद कर लिया था। मतलब वो जो साहू जी के सक्सेसर थे राम राजा, उनको ये जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, इन्होंने कैप्चर कर लिया था सतारा में ही। और पूरा मराठा किंगडम का कंट्रोल किसके अंडर में आ गया था? पेशवा के अंडर में आ गया था। फिर पेशवा जो थे एक एग्रीमेंट किया उन्होंने मुग़ल एम्परर के साथ 1752 में। इसके अकॉर्डिंग जो पेशवा है उन्होंने अश्योरेंस दी मुग़ल एम्परर, क्योंकि ये 1752 आते आते सारे मुग़ल एम्परर जो थे वो वो वीक हो चुके थे बहुत ज़्यादा। इसके वजह से मुग़ल एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने मराठास के साथ एक ट्रीटी साइन किया, अश्योरेंस लिया, जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से वो किसको बचाएंगे? मुगल्स को बचाएंगे। ठीक है, इसके बदले में मुगल्स ने उसको क्या दिया? चौथ जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस था उसका चौथ कलेक्ट करने की परमिशन दे दी। एंड टोटल रेवेन्यू जो था आगरा और अजमेर प्रोविंस का वो भी किसको दे दिया? मराठास को दे दिया। मतलब अब जो मराठास की पावर है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर पहुंच गई। ये जो हम मैप में देखते हैं कि ये जो मराठा की पावर है वो यहाँ तक पहुँच गई थी। ये देखो, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक इसलिए पहुंच गई थी क्योंकि जब वीक सक्सेसर आए थे, वीक मुगल्स आए थे, तो उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने की परमिशन किसको दे दी थी? मराठास को दे दी थी। इसके बदले में वो सिर्फ क्या करेंगे? किसकी हेल्प करेंगे? मुग़ल एम्पायर की रक्षा करेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, इसलिए जब अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हुआ था इंडिया में, जब वो अहमद शाह अब्दाली इन्वेड करने के लिए इंडिया में आए थे, तब सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? मराठास की बनती है इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए मराठास जो थे वो बहुत ब्रेवली फाइट किए थे अहमद शाह अब्दाली के साथ। कौन सी बैटल में? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। इसके पहले हमने फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल पढ़ी। अगर आपको याद हो कि हमने फर्स्ट बैटल किस किस के बीच में हुई थी, सेकंड बैटल किसके बीच में हुई, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये थर्ड बैटल होती है पानीपत की, जिसके बाद देखो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है जिसमें मुग़ल एम्पायर स्टैब्लिश होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है जिसमें मुग़ल एम्पायर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बट इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठास का फाउट हुआ था, वॉर हुई थी बीच में, लेकिन मराठास जो थे वो हार गए थे। बहुत सारे जो मराठा लीडर्स थे और सोल्जर्स थे वो मर गए थे इस बैटल में। बालाजी बाजीराव ने जब ये सैड न्यूज़ सुनी कि हम लोग हार गए हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, तो उनकी भी डेथ हो गई। इसके वजह से, इसी वॉर के वजह से जो मराठा पावर थी वो क्या हो गई? डेथ ब्लो मिल गया उसको। मतलब वो धीरे धीरे पूरी डिक्लाइन हो गई। फिर मराठा कॉन्फेडरेसी जो थी वो भी वीक हो गई, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे मराठा चीफ्स के। होलकर सिंधिया की नहीं बनती थी, गायकवाड़ सिंधिया की नहीं बनती थी। हम देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर जब आएगा ना, तब हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे इनके आपस में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके मुग़ल एम्पायर भी डिक्लाइन हो गया। मराठास जो थे वो एक आफ्टर द मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद जो मराठास थे वो एक ग्रेट पावर के रूप में इमर्ज होकर आए थे, बट वो भी सक्सीड नहीं कर पाए थे। और फिर ब्रिटिश पावर का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, इस वजह से ब्रिटिशर्स से भी वो हार गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉज क्या था उनके डाउनफॉल का? पहला तो इंपॉर्टेंट कॉज था लैक ऑफ यूनिटी। जो राजपूत के साथ जो प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम मराठास के साथ भी थी। लैक ऑफ यूनिटीज़ थी मराठा चीफ्स में, जैसे होलकर, सिंधिया, भोसले, इन सब में बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। दूसरा, जो ब्रिटिश आर्मी थी उनकी सुपीरियरिटी। कैसे सुपीरियर थे? उनके जो वेपन्स थे वो लोग गन पाउडर वगैरह यूज़ करते थे, गन यूज़ करते थे, तोप यूज़ करते थे, जो कि इंडिया के पास उस टाइम नहीं था। ठीक है, और जो फाइटिंग मेथड्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी के। और सबको पता है कि ब्रिटिशर जो थे वो कूटनीति यूज़ किया करते थे।
जो भी दुश्मन होता था उसको अपना दोस्त बना लेते थे, फिर उसका जो वीक पॉइंट था वो निकाल लेते थे। जैसे कि अगर आपने वो देखा हो मणिकर्णिका मूवी, उसमें जो किया था सेम वैसे ही ब्रिटिश आर्मी ने सबके साथ किया, ठीक है। तो यही सब कुछ चलता था। इस वजह से हमारे राजा और उनके जो भाई वगैरह होते थे ना, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहते ही रहते थे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो चलिए अब हमने क्या क्या राइज़ कर लिया। पहले तो राइज़ ऑफ मराठास क्यों हमने देखा, फिजिकल एनवायरनमेंट, माउंटेन रीजन था, डेंस फॉरेस्ट है, इसकी वजह से गॉरिल्ला टैक्टिक्स उनको आ गई। दूसरा क्या देखा, भक्ति मूवमेंट। तीसरा हमने देखा पॉलिटिकल यूनिटी आ गई थी, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से मराठास जो थे वो राइज होकर आए। फिर दूसरा हमने देखा मिलिट्री अचीवमेंट शिवाजी की क्या क्या थी। तो 1627 में सिवनेर में उनका जन्म हुआ था। इनके फादर की डेथ 1637 में हो गई थी। 1647 में इनके गार्जियन की डेथ हो गई थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने फोर्ट्स को कैप्चर करना स्टार्ट किया। फिर जो बीजापुर को एनेक्स किया तो अफजल खान को इनके अगेंस्ट में भेजा गया। फिर शाहिस्ता खान को औरंगज़ेब ने भेजा, राजा जयसिंह को औरंगज़ेब ने भेजा। फिर इन्होंने काफ़ी अच्छा डिफीट किया मुग़ल एम्पायर को, ठीक है। फिर ये सब कुछ हमने देखा। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में साइन की गई थी, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा कि शिवाजी जो थे उनको असिस्ट करने के लिए 8 उनके मिनिस्टर हुआ करते थे, जिसको अष्ट प्रधान बोला करते हैं, ठीक है। फिर पेशवा का राइज हुआ। बालाजी विश्वनाथ, जब शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी आए, संभाजी के बाद उनके दूसरे बेटे राजा राम आए, और उसके बाद उनके जो माइनर सन थे शिवाजी 2 वो आए। उसके बाद फिर जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे उन्होंने शाहू जी को फिर नया नेक्स्ट मराठा एम्परर बनाया, ठीक है। फिर हमने देखा पेशवा में बालाजी विश्वनाथ पहले आए 1713 से 1720, वहाँ से ये जो पोजीशन थी वो हेरिडेटरी हो गई। फिर उनके बेटे बाजीराव आए, उनके टाइम पे सिस्टम ऑफ कॉन्फेडरेसी स्टार्ट हुआ। अलग अलग पोजीशन में डिफरेंट पार्ट में ऑटोनोमस रीजन में ऑटोनोमसली एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। जैसे गायकवाड़ एट बड़ोदरा, भोसले एट नागपुर, होलकर एट इंदौर, सिंधिया एट ग्वालियर, पेशवाज एट पुणे। तो ये सारी चीज़ें आई। फिर बालाजी बाजीराव आए उसके बाद 1740 से 1761 के बीच में। इन्हीं के टाइम पे अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हुआ। तब मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में कौन सी बैटल हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में, जिसमें मराठास हार गए थे। इनके हारने का मेन रीज़न क्या था, एक तो यूनिटी नहीं थी, और ब्रिटिश आर्मी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थी, इनकी फाइटिंग मेथड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इस वजह से धीरे धीरे मराठा एम्पायर क्या हो गया, डिक्लाइन होता चला गया। चलिए ठीक है। इसके बाद में इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा। शिवाजी का जन्म कब हुआ, सिवनेर में हुआ। ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब कंक्लूड की गई, 1665 में। तो सारे MCQ सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कमिंग ऑफ यूरोपियंस। उसके बाद हमारा ये मेडिवल हिस्ट्री वाला क्लास 11th की जो तमिलनाडु बुक है वो पूरी फिनिश हो जाएगी। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री वाला चैप्टर, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।